शुभ अपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा छठी के विद्यार्थी। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपकी हिंदी पुस्तक का जो 5वां पाठ था, अक्षरों का महत्व, उसके बारे में हमने आप लोगों के साथ आलोचना की थी। आज किताब का जो पृष्ठ संख्या 29 है, पृष्ठ संख्या 29, अब देखिए, सबसे पहले 3 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको हम पढ़ चुके थे। जो दूसरा बड़ा पैराग्राफ जो है, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। साथ ही साथ पूर्व कक्षा में मैंने आप लोगों को एक कार्य दिया था, सौंपा था। मैंने कार्य क्या था कि मैंने कहा था कि किस देश में किस अक्षर की खोज कब हुई थी। आप लोग इंटरनेट में जाइए, गूगल में जाइए, विकिपीडिया में जाइए, कहीं भी आप जाइए, आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको एक कार्य सौंपा था, क्योंकि संसार में तो अनगिनत अक्षर हैं, सैकड़ों प्रकार के अक्षर हैं, लेकिन उन अक्षरों का इतिहास हर किसी को मालूम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था, लेकिन इंटरनेट में, गूगल में आप लोग जाएंगे तो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को मिल जाएंगी। और मैंने कहा था कि दुनिया में जितने प्रकार के भी अक्षर होते हैं, चाइना हो, जापान हो, रसिया हो, अमेरिका हो, लंदन, इंग्लैंड हो, ठीक है, भारत हो, तो इन तमाम देशों में जितने प्रकार के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, उन अक्षरों की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी, किस व्यक्ति ने उन अक्षरों की खोज की थी, उन अक्षरों की खोज कब हुई थी, क्या है उन अक्षरों का इतिहास, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने आप लोग को कहा था। आशा करता हूँ आप लोग इंटरनेट से या गूगल से उसे ढूंढकर थोड़ी बहुत जानकारियाँ प्राप्त कर चुके होंगे। बहुत अच्छी बात है। आज हम पृष्ठ संख्या 29 के जो दूसरा पैराग्राफ है, 29 का जो दूसरा पैराग्राफ है, वहीं से आज हम शुरू करेंगे। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल। अरब शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। 1 अरब का अर्थ होता है 100 करोड़, 100 करोड़। 5 अरब साल यानी 500 करोड़। आपको क्या लगता है, हमारा जो ये विश्व है, ये जो संसार है, ये जो धरती है, क्या ये 50-100 साल या 500 साल पुरानी है? नहीं, 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल मतलब 500 करोड़ साल पुरानी है। ये आजकल की धरती नहीं है, ठीक है। 500 करोड़ साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि जब इस संसार का निर्माण हुआ, इस सृष्टि का निर्माण हुआ, लगभग 2-3 अरब साल, 2-3 अरब मतलब 200 या 300 करोड़ साल तक इस धरती पर सिर्फ किसी प्रकार की जीव जंतु नहीं थी। इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। इंसान की बात तो छोड़ो, यहाँ तक जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, कुछ नहीं था इस धरती पर। लगभग 200 से 300 करोड़ साल तक इस धरती पर कुछ ही नहीं था। कोई जानदार चीज नहीं थी। आप लोगों ने शायद इतिहास में भी पढ़ा होगा कि ये जो
धरती है हमारी धरती, ये सबसे पहले एक उत्तप्त गोलाकार पिंड जैसा था, हाँ कि नहीं। बहुत तप रहा था, विश्व तप रहा था, धरती तप रही थी, बहुत तप रही थी। इस धरती का तापमान इतना ज़्यादा था, तापमात्रा इतनी अधिक थी कि यहाँ इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ मतलब जिस चीज़ का जीवन होता है, पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे आदि आदि, किसी प्रकार की जानदार चीज़ इतने अधिक तापमात्रा में टिक कर नहीं रह पाते थे, जलकर राख हो जाते थे। ठीक है, उत्तप्त गैसीय पिंड उड़िया में कहते हैं। उस समय धरती पर तप रही थी, जानदार चीज़ों का इस धरती पर टिक कर रह पाना, सरवाइव कर पाना मुश्किल था। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इस संसार का निर्माण हुआ, इस धरती का निर्माण हुआ, उसके निर्माण काल से लेकर 200 से 300 करोड़ साल तक इस धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थी, किसी प्रकार की कोई जानदार चीज़ इस धरती पर नहीं थी। वह इसलिए क्योंकि यह धरती बहुत तप रही थी, इसका तापमान बहुत अधिक था, और अधिक तापमान होने के नाते जानदार चीज़ों को सरवाइव करना, इस धरती पर टिक कर रह पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए किसी प्रकार की कोई जीव जंतु नहीं थी। कितने साल तक? 2-3 अरब साल तक, यानी 200 से 300 करोड़ साल तक। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर धीरे धीरे पहले जिस प्रकार धरती तप रही थी, उसका तापमान इतना ज़्यादा था, मैं तो कह चुका हूँ, जानदार चीज़ों का इस धरती पर रह पाना संभव नहीं था। फिर कुछ 100 करोड़ों साल तक धीरे धीरे परिस्थिति स्वाभाविक होता गया। धरती का जो तापमान था वो तापमान घटता गया, और जैसे जैसे इस धरती की तापमात्रा घटती गई, वैसे वैसे जानदार चीज़ें भी इस धरती पर टिक कर रहने लगी। और जानदार चीज़ में से कौन सी चीज़? सबसे पहले जीव जंतु और वनस्पतियाँ, जानवर। सबसे पहले इस धरती पर सिर्फ जानवर आए थे, और वनस्पतियाँ, वनस्पति मतलब आप जिसे कहते हैं पेड़ पौधे, हाँ कि नहीं। धरती पर सबसे पहले जब धरती का तापमान थोड़ा सा घट गया, जब धरती में जानदार चीज़ों के लिए रहना संभव हुआ, तब इस धरती पर सिर्फ जानवर और वनस्पतियाँ ही दिखाई दी। सिर्फ वनस्पतियाँ और जानवर, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपको सिर्फ थोड़ी बहुत जानवर दिखाई देते थे, और वनस्पतियाँ चारों ओर पेड़ पौधे। वनस्पति, पेड़ पौधों और जानवरों के अतिरिक्त इस धरती पर और कुछ नहीं था। आदमी ने इस धरती पर कई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। 5 लाख साल पहले, हाँ कि नहीं। इस धरती पर आदमी का जन्म कब हुआ? 5 लाख साल पहले। 5 लाख साल पहले से ही इस धरती पर आदमी का आविर्भाव हुआ। आदमी भी नहीं था, सबसे पहले तो जानवर थे, पेड़ पौधे थे। सबसे पहले तो इस धरती पर कुछ नहीं था, जानदार चीज ही नहीं थी। फिर करोड़ों साल तक सिर्फ वनस्पतियां, पेड़ पौधे और जानवर इस धरती पर राज करने लगे। उसके बहुत साल बाद, उसके फिर करोड़ों साल बाद इस धरती पर आदमी आया, इंसान का आविर्भाव हुआ, इंसान का जन्म हुआ।
और इंसान का इस धरती पर आगमन कब हुआ? आज से लगभग 5 लाख साल पहले। याद रखिएगा, ठीक है। 5 लाख साल पहले इस धरती पर इंसान ने जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, और जब इंसान जन्म हुआ था मेरी और आप लोगों की तरह, ठीक है, ये छोटे छोटे बाल हैं, ये कपड़े पहनकर, ऐसा नहीं था उसका चाल चलन। मैं पहली कक्षा में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इंसान का जन्म जब हुआ उस वक्त इंसान आदिमानव के रूप में था। आदिमानव जो भाषाहीन था, उसे भाषा नहीं आती थी, वह संस्कृत नहीं था, हाँ कि नहीं? कल्चर क्या होता है उसे पता नहीं था। प्रथा परंपराएं क्या होती हैं उसे नहीं पता था। सभ्यता क्या होती है उसे नहीं पता था। घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में वह अनजान था। आदि मानव जंगल में बिल्कुल नंगा घूम रहा था, जंगली जानवरों की तरह इधर उधर भटक रहा था। कभी मिट्टी के ऊपर सोता था, तो कभी किसी पेड़ के नीचे सोता था, तो फिर बंदरों की भांति वह कभी किसी पेड़ में भी रहता था। जिस प्रकार जंगली जानवर जंगल में जिस प्रकार वे अपना जीवन जीते हैं, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह वह आदिमानव भी अपना जीवन जीता था। जंगली फल खाता था, और उस वक्त तो उसने आग की भी खोज नहीं की थी। इसलिए मैंने कहा था पहली कक्षा में, आप एनिमल प्लानेट चैनल देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखिए, वहाँ पे जब कोई शेर किसी हिरन का शिकार करता है तो कैसे उसका कच्चा मांस खा जाता है। आदि मानव भी उसी प्रकार जंगली जानवरों की तरह उस धरती पर निवास करने वाले जंगली जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वो असभ्य था, आदि मानव असभ्य था। हम ही हैं उसके विकसित रूप, वे हमारे पूर्वज हैं, वे और हम अलग नहीं हैं, हाँ कि नहीं? करोड़ों साल तक उसका क्रम विकास होता रहा। धीरे धीरे उसने पहिए का आविष्कार किया, पहिया बनाया, अक्षर की खोज की, आग की खोज की। जंगली जानवरों की तरह इधर उधर भटकना बंद करके वह ग्रुप यानी समूह में रहने लगा, ग्रुप बनाकर रहने लगा, हाँ कि नहीं? अक्षर की खोज करने के बाद उसने गिनती करना सीख ली। धीरे धीरे वह एक परिवार की तरह आपस में मिलजुल कर रहने लगा। कुछ जानवरों को पालने लगा, गाय बकरी आदि आदि, गाय बकरी बैल ऐसे जानवरों को पालने लगा, खेती बाड़ी करने लगा। वह धीरे धीरे सामाजिक होता गया। पहले नंगा घूम रहा था, हाँ कि नहीं? बदन ढकने के लिए उसके पास कपड़े नहीं थे। लाज क्या होती है उसे नहीं पता था। लाज मतलब लज्जा, शर्म। शर्म नाम की कोई चीज़ उसमें थी नहीं। धीरे धीरे अपने शरीर को ढकने के लिए उसने पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की छाल, उड़िया में इसे कहते हैं बलकड़ा, हाँ कि नहीं? पेड़ की उन छाल को उसने अपना अंगवस्त्र बनाया, अंगवस्त्र। फिर धीरे धीरे
वो सामाजिक बनता है, भाषा सीखता है, सभ्य होता है, समाज में रहने लगता है, खेतीबाड़ी करता है, पालतू जानवरों को घर में ले आकर वह पालता है, पहिए का निर्माण करता है। ठीक है। और जब वह पहिए का निर्माण करता है तब उस पहिए से वो गाड़ी बनाता है। गाड़ी में पहिए होते हैं, सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह वो ले जा करता है। इस प्रकार धीरे धीरे उसका क्रम विकास होता है। आप लोग इतिहास में डिटेल्स में इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। देखिए, आदमी इस धरती पर आदमी का आना 5 लाख साल पुराना है। 5 लाख साल पहले, ठीक है, इस धरती में आदमी का आगमन हुआ, आविर्भाव हुआ। और लगभग 10,000 साल पहले उसने गांव बसाना शुरू किया। यानी देखिए, एक लंबे समय तक वह आदिमानव जंगली जानवरों की भांति अपना जीवन व्यतीत किया था। एक लंबे समय तक उसका विकास होने में भी काफ़ी समय लगा। और आज से लगभग 10,000 साल पहले उसने गांव बसाया। गांव बसाया मतलब, गांव जानते हैं आप लोग, 50-60 घर होते हैं, हर घर में 4, 5, 7, 10 लोग होते हैं, एक सोसाइटी होती है, समाज होता है। हाँ कि नहीं? आजकल का जैसा गांव होता है उसी प्रकार एक छोटा सा उसने गांव बसाया। कब? आज से ठीक 10,000 साल पहले। वह खेती करने लगा क्योंकि उसको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ खाना चाहिए, खाना पड़ेगा। और खाना कहाँ से आएगा? आजकल तो लोग काम धंधा भी कर लेते हैं, नौकरियां कर लेते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या बेसरकारी प्राइवेट जॉब हो, कहीं ना कहीं काम करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं, 2-4 पैसे इनकम कर लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में जब 10,000 साल पहले जब आदमी ने गांव बसाना शुरू किया था, उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अनाज उपजाने के लिए उसने सोचा, क्योंकि वह समूह में रह रहा था, परिवार बनाकर रहता था। गांव उसने बसाया था। गांव में लगभग, पता नहीं मुझे, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक गांव में 50-60 परिवार रहते हैं। उसी प्रकार उस समय भी जो गांव बस रहे थे, 50-60 न ही सही, लेकिन कम से कम कुछ परिवार तो बस रहे होंगे। और परिवार के सदस्यों को खिलाने के लिए, उनके खाने के लिए उसे अन्न कहाँ से मिलेगा? इसलिए उसने सोचा कि मैं खेतीबाड़ी करूँगा। मैं तो कह चुका हूँ, उसके पास तो पालतू जानवर थे, गाय थी, बैल था। पालतू जानवरों की सहायता से उसने खेतीबाड़ी करना आरंभ कर दिया, अनाज उपजाने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। औजार मतलब हथियार, औजार मतलब हथियार, अस्त्र, वेपन्स इंग्लिश में कहते हैं ना, वेपन्स। और पत्थरों का औजार उसे किस लिए, उसके लिए ज़रूरत पड़ी? उसे पत्थर के औजारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, आजकल भी हमारा देश वर्तमान विकसित देश नहीं है। भारत विकसित देश नहीं है, भारत विकासशील देश है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। आज भारत को संपूर्ण रूप से विकसित देश कहना गलत होगा। विकासशील देश, विकासोन्मुख देश। विकसित हो रहा है, पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर चुका है आज की सांप्रतिक परिस्थिति में।
हाँ कि नहीं। मशीन युग है। हम कुछ भी करते हैं बस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी आप सोचिए, क्या आज की परिस्थिति में भी कोई ऐसा गांव नहीं है जो किसी जंगली इलाके में हो, जो किसी पहाड़ी इलाकों में हो? है। जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में भी गांव बसे हुए हैं। और वहाँ जो लोग रहते हैं उस जंगली, मतलब चारों तरफ जंगल, बीच में गांव, या फिर चारों तरफ पहाड़, बीच में गांव। हाँ कि नहीं। ऐसे गांव में बसने वाले लोग आपको क्या लगता है ये लोग उच्च शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे? नहीं। आप कभी जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, आपको लगेगा कि ये जंगली लोग हैं। हाँ कि नहीं, जंगली लोग हैं। ऐसे जंगली लोग आजकल भी भारत के किसी न किसी कोने में आपको मिल जाएंगे। मालकानगिरी एरिया में जाइए, कलाहांडी एरिया में जाइए, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। मालकानगिरी जाइए, कंधमाल फुलवानी जाइए, कंधमाल जाइए, कलाहांडी जाइए, कोरापुट जाइए, जहाँ घाटियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, ऐसे इलाकों में जाइए। ऐसे घाटी इलाकों में हो या फिर पहाड़ी इलाकों में हो या फिर जंगली इलाकों में हो, वहाँ भी गांव बसे हुए हैं। और वहाँ उस गांव में जो लोग रहते हैं वे बिल्कुल देहाती हैं, गंवारू हैं, जंगली हैं। आजकल शहर में रहने के कारण हमें जिस प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, उन तक किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। पढ़ना लिखना क्या होता है वे नहीं जानते, बिजली क्या होती है वे नहीं जानते, मोबाइल क्या होता है, टीवी क्या होता है, क्या होती है, ये लोग इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल अनजान हैं। आज भी ऐसे इलाकों में जंगली लोग आपको मिल जाएंगे जो सुबह उठते ही जंगल में शिकार करने के लिए निकल रहे होंगे, शिकार करने जा रहे होंगे, जंगली जानवरों को मारकर घर ला रहे होंगे। ठीक है, नदी में नहा रहे होंगे, नदी का पानी पी रहे होंगे, बिल्कुल आदिमानव की तरह। भले ही आदिमानव और इतना विकसित नहीं था, यद्यपि ये जंगली लोग जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उन आदिमानवों की तरह नहीं है। लेकिन आज की सांप्रतिक परिस्थिति में अगर हम उन्हें जंगली लोग कहें तो वो गलत नहीं होगा। हाँ कि नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब ये लोग ऐसे खतरनाक जगह में रहते हैं, मान लीजिए बीच में गांव है, चारों तरफ जंगल, और जंगल में जंगली जानवर होते हैं जो हिंस्र हैं। हाँ कि नहीं। बीच में गांव है, चारों तरफ घना जंगल, इतना घना जंगल कि सूरज की रोशनी भी उस जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और मान लीजिए उसी जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर, खतरनाक जानवर हैं, इंसान को मारकर खा जाने वाले ऐसे खतरनाक जानवर हैं। तो सोच लीजिए, जंगल के बीचों बीच जंगली आदिवासियों का जो गांव बसा हुआ है, उस गांव के लोग क्या निश्चिंत रूप से निर्भय होकर अपना जीवन जी पा रहे होंगे? नहीं। आप किसी के घर में भी जाइए, वहाँ देखना आपको हथियार मिलेंगे, और वे हथियार सिर्फ जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए वे लोग इस्तेमाल करते हैं। या तो वे उन हथियारों से जंगली जानवरों को मारते हैं, या फिर जंगली जानवर जब उन पर हमला करते हैं, उन जंगली जानवरों के शिकंजे से बचने के लिए वे लोग उन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, उन औजारों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ कि नहीं। और वहाँ जो आदिवासी मिलेंगे आपको, आज की
जिन आदिवासियों के बारे में मैं कह रहा हूँ, आज के समय के आदिवासी जंगली लोग, उनके जो हथियार होंगे वे लोहे से बने हथियार हैं। आजकल भला पत्थर से बने हथियारों का इस्तेमाल कौन करता है? कोई नहीं करता। लोहे से बने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस वक्त जो आदिमानव था, जिसने गांव बसाना शुरू किया था 10,000 साल पहले, परिवार में रहना आरंभ किया था, लगभग सामाजिक बनने वाला था, खेतीबाड़ी करके अन्न उपजा रहा था, उस वक्त वे लोग जो औजार या जो हथियार इस्तेमाल करते थे, वे हथियार पत्थर से बने हुए थे। नुकीले पत्थर को घिस कर उसको नुकीला बनाया जाता था, और उसी नुकीले पत्थर से बने हथियार से वे लोग अपनी बचाव करते थे। जंगली जानवरों के शिकंजे से अपने आप को बचाते थे, और अगर उन्हें जंगली जानवरों को मारना होता था तो वे उन पत्थर से बने हथियारों का इस्तेमाल करते थे। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। धीरे धीरे उनका विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि वे लोग सिर्फ जिंदगी भर मरते दम तक सिर्फ पत्थर के बने हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। जब वे और भी सभ्य होते गए और भी सामाजिक होते गए, जब बाहरी चीज़ों के बारे में उन्हें थोड़ी बहुत जानकारियाँ प्राप्त होने लगी, तब वे पत्थर के औजारों को छोड़कर तांबे के औजार बनाए और कांसे के भी औजार बनाए। कांसा क्या होता है? कांसा कोई एक चीज़ नहीं होती। तांबा और पित्तल कहते हैं ना आप लोग। तांबे और पित्तल से मिलकर, तांबे और पित्तल आपस में मिलकर जिस धातु का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं कांसा। ठीक है। तो इंसान ने क्या किया, उस वक्त के आदि मानव ने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना पूरी तरह बंद कर दिया, और धीरे धीरे जैसे जैसे वह विकसित होता गया, वैसे वैसे उसने तांबे और कांसे से बने औजारों का, हथियारों का इस्तेमाल करने लगा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। चित्रों के जरिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अक्षर की खोज तो बहुत करोड़ों साल बाद हुई। इंसान को बहुत समय लग गया अक्षर को खोजने में, बहुत समय लगा दिया उसने। अगर अक्षर नहीं है तो वह भाषा नहीं सीख पाएगा, और अगर वह भाषा नहीं जानता तो अपने भावों को व्यक्त भी नहीं कर पाएगा। परिवार में जिन सदस्यों के साथ वह रह रहा था, सुबह उठते ही उनसे बात तो करेगा कि नहीं? हम सुबह उठकर क्या चुप बैठते हैं? क्या किसी से हम बात नहीं करते? पिता माता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, क्या किसी से हमारी बात नहीं होती है? हम शिक्षित हैं आज के ज़माने में, भाषाओं के बारे में हमें जानकारी है, कई तरह की भाषाएं हम बोल सकते हैं, और उन भाषाओं के जरिए हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उस समय जो आदिमानव था, उसके पास भाषा नहीं थी। भाषा क्या होती है वो नहीं जानता था। अगर वह भाषा नहीं जानता है तो अपने भावों को प्रकट करेगा कैसे? चित्रों के माध्यम से। सबसे पहले उसने चित्रों के माध्यम से अपने मन के भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने का प्रयास किया, चित्र बनाकर। पढ़ेंगे हम इसमें, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। पशुओं, पक्षियों, आदमियों, अगर वह किसी पशु के बारे में किसी से बात करता था तो वह किसी एक पशु का चित्र बनाता था। पक्षी के बारे में किसी से कुछ पूछना था या
कोई जानकारी प्राप्त करनी थी तो वह किसी एक पक्षी का चित्र बना देता था। किसी आदमी के बारे में अगर वह बात करना चाहता था तो तुरंत वह आदमी का चित्र बना देता था। जिनके बारे में वह सोचता था, जिन चीज़ों के बारे में वह बात करना चाहता था, वह उन चीज़ों का चित्र बनाकर अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता था। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेत, भाव क्या है? मैंने जब आप लोगों को संज्ञा पढ़ाई थी, भाववाचक संज्ञा, भाव, फीलिंग्स, इमोशंस, जो सिर्फ अंदर हो, ठीक है, अंदर होती है, देख नहीं सकते। कान, आँख, नाक की तरह ये कोई वस्तु नहीं है कि हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं। भाव मतलब मनुष्य के अंतर्मन में यह भाव छिपी रहती है। जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं, हम रो पड़ते हैं। जब हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यधिक खुश हो जाते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए कभी हम दिल खोलकर हंस पड़ते हैं, हाँ कि नहीं? जब हम चिंताशील हो जाते हैं, तनाव यानी टेंशन, तनाव इंग्लिश में जिसे आप लोग टेंशन कहते हो, हिंदी में उसे कहते हैं तनाव। जब हम तनाव में आ जाते हैं तब हम चिंताशील, चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं। और अगर कोई इंसान जब चिंताग्रस्त होता है, जब टेंशन में होता है, तब आप लोग उसके हुलिया को देखना, स्पष्ट पता चल जाता है कि यह आदमी किसी चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन में है। उसका चेहरा बता देगा आपको। हंसने का भाव, रोने का भाव, दुखी होने का भाव, आश्चर्य होने का भाव, ये सब क्या है? भाव। पहले तो आदि मानव चित्र संकेतों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने लगा। फिर जैसे जैसे वह और भी विकसित होने लगा, वह भाव संकेतों का इस्तेमाल किया। उसने भाव संकेतों का इस्तेमाल किया, यानी अपने मन के भावों के माध्यम से उसने अपने विचारों को प्रकट करने लगा। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। पहले देखिए, अगर वही मानव सूर्य के बारे में बात करना चाहता है, सूर्य के बारे में कुछ बोलना चाहता है, तो वो क्या करता था? एक गोलाकार चित्र बनाता था, एक सर्किल बनाता था। जैसे आप लोग पेंटिंग करते वक्त जब सूर्य का आप चित्र बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले एक पेंटिंग करते हैं, एक गोलाकार बनाते हैं, गोल बनाते हैं, और उसी गोल के चारों तरफ चहुं मतलब चारों तरफ, एक छोटे वृत्त के चहुं और मतलब चारों तरफ आप ऐसे छोटी छोटी रेखाएं खींचते हैं, हाँ कि नहीं? मैं तो अभी ऐसी जगह आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बता भी नहीं सकता। मेरे पास अभी फ़िलहाल व्हाइट बोर्ड नहीं है, वरना मैं बता देता। जब हमें सूरज के बारे में बात करनी हो और हमें पता नहीं कि ये सूरज है, अगर हमें उसका नाम तक पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम किसी से जिक्र करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे, उसके बाद चारों तरफ छोटी छोटी रेखाएं खींचेंगे। उन रेखाओं को द्योतक रेखाएं कहते हैं, जो सूर्य की रश्मि को प्रकट करता है। द्योतक रेखा मतलब द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। और उस छोटे से सर्किल के चारों तरफ, छोटे से वृत्त के चारों तरफ अगर हम छोटी छोटी रेखाएं खींच देंगे तो वे रेखाएं सूरज की रोशनी के द्योतक बन जाते हैं। यानी उन रेखाओं को देखकर हम यह पता लगा लेते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये सूरज की रोशनी है।
सूरज का किरण है। और इस प्रकार हम चित्र संकेत के माध्यम से उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। आदि मानव इसी टेक्निक को इस्तेमाल करता था। जब वह चित्र संकेतों के माध्यम से अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करता था, तो तब ऐसे सूरज के बारे में वह पहले एक छोटा सा वृत्त बनाता था और उसके चारों तरफ छोटी छोटी रेखाएं खींचता था। वे छोटी छोटी रेखाएं सूर्य की किरणों की द्योतक रेखाएं हैं। सूरज की किरणों के बारे में उन रेखाओं से पता चलता था। आदिमानव आसानी से समझ जाता था। पर बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। भाव संकेत, देखिए वो तो चित्र संकेत था, छोटा सा वृत्त खींचकर चारों तरफ द्योतक रेखाएं खींचना, ये चित्र संकेत था जिसके माध्यम से आदिमानव अपने विचारों को व्यक्त करता था। उसने अब चित्र संकेत को छोड़ दिया, भाव संकेतों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी। देखिए, एक तरफ सूर्य का चित्र बनाकर चित्र संकेतों के माध्यम से आदमी अपने विचारों को प्रकट करता है। अब उसी सूर्य को भाव संकेतों के माध्यम से कैसे प्रकट करेगा? हम आज भी करते हैं। अब गर्मी के मौसम में मान लीजिए आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ गर्मी का मौसम है और आपके शहर का तापमान 45 डिग्री या 48 डिग्री है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए, पूरा गर्मी का मौसम है, मई का महीना है, मई जून का महीना है, और आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का तापमान मान लीजिए 48 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री तापमान है मान लीजिए, और 12:30 बजे या 1 बजे लाइन नहीं है। आपके घर में जो टंकी है, घर की जो टंकी है, टंकी में पानी नहीं है, ना टंकी में पानी है ना बिजली है। आप चाहते हुए भी मान लीजिए बाथरूम में नहीं नहा सकते, आपको ट्यूबवेल तक जाना होगा। गांव में जो ट्यूबवेल है, आपको ट्यूबवेल में जाना है और वहीं पे बकेट और मग लेकर और वहीं पे आपको नहाना है। और उसी 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में आप बाल्टी, बकेट और मग लेकर, ठीक है, 1/2 किलोमीटर ट्यूबवेल तक गए हैं। और मान लीजिए ट्यूबवेल में पहले से ही लोग नहा रहे हैं, 4-5 लोग नहा रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है। आपको इंतज़ार करना पड़ा और आसपास कोई छायादार वृक्ष भी नहीं है, कोई छायादार पेड़ भी नहीं है। जब तक वे 4-5 लोग वहाँ से नहा कर नहीं चले जाते, तब तक आपको उसी तेज धूप में इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? हम संबलपुरी भाषा में कहते हैं खोरा पड़पड़ौजी बसुआ में, हाँ कि नहीं? खोरा पड़पड़ौजी, हाँ कि नहीं? और उस समय सूरज की रोशनी इतना प्रखर होती है, इतना कष्टदायक होती है, जब हम उस गर्मी में खुले आसमान के नीचे उन लोगों के जाने तक का इंतज़ार करते हैं। कल्पना कीजिए, आप लोगों ने महसूस किया होगा, नहीं भी किया है तो कभी मत करना। सूरज की जो रोशनी हमारे शरीर पर गिरती है, उस वक्त उसके प्रखर किरण से हमारा शरीर बहुत जल्दी तप जाता है। आपके शरीर के 15 मिनट 10 मिनट आप ऐसे ही खुले में खड़े हो जाइए, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद देखना आप शरीर के किसी भी हिस्से को छूइए, वो कितना गर्म हो गया होगा, तप रहा होगा। कभी कभी तो सर में चक्कर भी आ जाता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कांटे चुभ रहे हैं, हाँ कि नहीं? और कभी कभी तो हम पूरा हमारा एक्शन भी कर देते हैं, हमारी आंखें झिलमिला जाती है, आंखें झिलमिला जाएगी, हम देख भी नहीं सकते, हाँ कि नहीं? तो ये सूरज के जो प्रखर किरण है वो हमारे शरीर पर पड़ने पर हमें ऐसा लगता है जैसे मानो सूरज ऊपर से कांटे फेंक रहा है और वे कांटे हमारे शरीर को चुभ रहे हैं। ठीक है, वो है भाव। बाद में
ताप या धूप का द्योतक बन गया वह चित्र, सूरज का चित्र। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। सिर्फ ताप या धूप का धूप को, ताप या धूप को बयां करने के लिए, ताप या धूप को व्यक्त करने के लिए इंसान ने भाव संकेत का इस्तेमाल नहीं किया। और भी ऐसे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए एकदम पूरा जाड़ का मौसम है, ठंडी का मौसम, हाँ कि नहीं, बहुत ठंडी लग रही है, हमने स्वेटर नहीं पहना, रात के 8:30 बजे या 9 बजे काफ़ी ठंड लग रही है और हम ट्यूशन से घर वापस आ रहे हैं, बाइक में बैठे हुए हैं पिताजी के पीछे, और गाड़ी देखना, गाड़ी जितनी तेज़ी से जा रही होती है ठंड भी उतनी ज़्यादा लगती है, ठंड उतना ज़्यादा लगता है। और उस वक्त हम क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं, सिकुड़ जाते हैं, पूरा हमारा शरीर ऐसे सिकुड़ जाता है। और कभी कभी तो हम थरते रहते भी हैं, कांपते रहते हैं, जाड़ के मौसम में ऐसे कांपते रहते हैं, हाथ हिल रहा होगा, ये जो आपके जो अपर लिप और लोअर लिप, ऊपर और नीचे का जो होंठ है, वो होंठ भी फड़फड़ाता रहता है, हाँ कि नहीं। ये क्या है, हमें चित्र बनाकर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसे कांप रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम ठंड के मारे कांप रहे हैं, हमें ठंड लग रहा है, यह है भाव। इस प्रकार के बहुत सारे भाव संकेत अस्तित्व में आए, जिनका इस्तेमाल करते हुए आदि मानव ने अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट किया। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षर की खोज की। देखिए, उसके बाद चित्र संकेतों का इस्तेमाल उसने किया, बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। ठीक है, अस्तित्व में आना मतलब विद्यमानता, अस्तित्व मतलब विद्यमानता। भाव सबके मन में है, लेकिन हम भाव को कभी कभी ला नहीं पाते, हाँ कि नहीं। भाव, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, छोटा सा उदाहरण, कुछ लोग हैं, जब अपेरा जानते हैं ना आप लोग, यात्रा पार्टी, जब हमारे गांव में फगुन पुनी के समय या फिर मान लीजिए और क्या कहते हैं, एक होता है धनु यात्रा के समय, जब अपेरा वाले आते हैं और हम अपेरा देखने जाते हैं, तब ऐसे बहुत लोग इमोशनल सेंटिमेंटल लोग होते हैं, अगर अपेरा में कोई भी पैथेटिक सीन देकर वे खुद रो पड़ते हैं। वहाँ एक्टिंग करने वाले भी रोते हैं, वे तो एक्टिंग करते हैं, लेकिन देखने वाले भी कभी कभी रो पड़ते हैं। वह इसलिए कि डायलॉग जो होता है या उनका जो एक्सप्रेशन, एक्टर्स, अभिनय करने वालों का जो क्या कहते हैं, जो भावभंगी होती है, जिस प्रकार वे निखुण अभिनय करते हैं, परफेक्ट अभिनय करते हैं, हम उसी अपेरा में घुस जाते हैं। अपेरा का जो थीम होता है, जो स्टोरी होती है, हम उसी में घुस जाते हैं। जब हम घुस जाते हैं और उस वक्त मान लीजिए स्टेज पर किसी पैथेटिक सीन चल रहा है, उसी पैथेटिक सीन को देखकर कभी कभार हमारी आँखों से भी आंसू निकल जाते हैं। यानी वही सेंटिमेंटल भाव हमारे मन में होता है। जब हम उसी सेंटिमेंटल दृश्य को देखते हैं, उस वक्त हमारे भाव को हम हमारे मन के अंदर दबोच कर नहीं रख पाते, वह ऑटोमेटिकली निकल आती है। और कुछ लोग हैं जिन्हें दुख भी नहीं लगता, जो बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं होते, अगर वहाँ स्टेज में पैथेटिक सीन चल रहा है तो ये लोग ठाका मारकर हंस रहे होंगे। यानी वे लोग स्टोरी में, कैरेक्टर्स में घुसे नहीं है, हाँ कि नहीं। फिल्म देखकर कभी कभार हम रो पड़ते हैं। भाव सबके मन में होता है, पहले से ही विद्यमान होता है, बस भाव को
अंतर्मन से निकालकर बाहर लाना है। ठीक है, अस्तित्व मतलब विद्यमानता, पहले से ही विद्यमान है, हमें उसे पहचानना है और बाहर निकालना है। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। ठीक है, आदमी सभ्य बनता है, समाज में रहता है, घर बसाता है, परिवार में रहता है, खेतीबाड़ी करता है, तमाम चीज़ों के तमाम चीज़ें वो सीखता है, सभ्य बनता है, सामाजिक बनता है। अपने भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए वह चित्र संकेतों सबसे पहले चित्र संकेतों का इस्तेमाल करता है, फिर भाव संकेतों का इस्तेमाल करता है। और तब जाकर उसके भी कई सालों बाद, चाहे वो कई 100 सालों बाद हो, कई 1000 सालों बाद हो, या फिर कई करोड़ों साल बाद हो, भाव संकेत जब अस्तित्व में आए उससे कई साल बाद आदमी ने अक्षर की खोज की। आदमी अक्षर पहले से ही था, लेकिन आदमी को अक्षर नाम की चीज के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसने खोज की अक्षर की, और अक्षर, ठीक है, अक्षर की खोज की। अक्षर की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। देखिए 6000 साल, आज से 6000 साल पहले अक्षर की खोज हुई थी। कहाँ? इस धरती पर। आदमी ने स्वयं अपने बलबूते पर अक्षर की खोज की। इस धरती पर उसने अक्षर की खोज की, और अक्षर की खोज आज से लगभग माने प्राय लगभग 6000 साल पहले अक्षर की खोज आदमी ने की थी, इस धरती पर की थी। केवल 6000, सिर्फ 6000। देखिए केवल 6000। लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, विस्मयसूचक साइन है। 6000 साल कम है? 6000 साल पहले इंसान ने अक्षर की खोज की। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखिए। मैंने जो व्याख्या की, जिस प्रकार मैंने विश्लेषण किया, पाठ में निहित भावार्थ को मैंने समझाया, आप लोग बार बार पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। समझ में ना आए तो मैं हर बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा। आप व्हाट्सअप नंबर में मुझे फ़ोन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग आज पढ़ाए गए पाठ को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अगली कक्षा में हम फिर आगे का जो पाठ है उसी को पढ़ेंगे और इसी पाठ को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।